चलिए आज हम फिर आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम बात करेंगे किसकी, थॉर्नडाइक जी की। थॉर्नडाइक कौन थे, कहाँ से इनका मतलब कहाँ से इनका कनेक्शन, मतलब ये बताया जाता है कि इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले, स्टडी को ना एक मज़ा लेके मतलब एंजॉय करके पढ़ो। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो नेगेटिव जाओगे और इसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ोगे तो पॉजिटिव वे में जाओगे। तो अधिगम वही है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से सीखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। बच्चे को क्या अपने मतलब जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। तो जब हम फोकस करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। हमें पढ़ाई कब खराब लगती है, जब चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रख के हम उसको एंजॉय करके पढ़ें। ठीक है, थॉर्नडाइक कौन से आज इनके बारे में जानते हैं। चलिए आज क्या डेट है, आज डेट है 14। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जी के सीखने के प्रमुख नियम, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग से हमारा क्या मतलब है कि जो इन्होंने हमारे जो थॉर्नडाइक जी थे उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये शिक्षा के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और ये रहने वाले कहाँ के थे, यूएसए के रहने वाले थे। इनको एक चीज और बता दूं, थॉर्नडाइक जी को पशु में मनोवैज्ञानिक का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। और जो इन्होंने अपने प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पे किया था, जिसे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों किया भूखी बिल्ली पे, हम जब भूखे होंगे ना तभी हम कुछ सीखना, कुछ हाथ पैर मारेंगे। अगर हमारा पेट भरा है देखेंगे भी नहीं खाने की तरफ, समझ रहे ना। अब जैसे आपका एग्जाम्पल ले ले कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपका पेट भरा है तो आपको कितना ही मटर पनीर दे दो, कितने छोले चावल दे दो, आपको कुछ पसंद नहीं आएगा। तो सेम वही है, इसलिए इन्होंने भूखी बिल्ली पे क्या किया, अपना प्रयोग किया और अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। जैसे आज हम बात करें कि थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम, आपको याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक जी ने प्रमुख 3 नियम बताए सीखने के और गौड़ 5 बताए। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि प्रमुख ही इंपॉर्टेंट है गौड़ नियम इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दोनों है। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो प्रमुख नियम में से मिलते हैं। कभी सीटेट में 1-2 बार पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक की गौड़ नियम कितने होते हैं, या थॉर्नडाइक ने प्रमुख नियम कितने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए। तो आपको पता होना चाहिए जो थॉर्नडाइक जी थे उन्होंने सीखने के प्रमुख नियम दिए हैं 3 और थॉर्नडाइक जी ने गौड़ नियम दिए हैं 5। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरा मेन मोटिव आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाना होता है, आपको अपनी जो आपको लर्निंग में अधिगम में जो समस्याएं हैं उनको दूर करना है। तो इसलिए मैं डेली लाइफ की चीजें ऐसी लैंग्वेज यूज करती हूँ जो आपको इजी तरीके से समझ आए और जिससे आपको समझने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो आज चलिए बात करते हैं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में बोलते हैं सीखने के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, और सेकंड दिया है इन्होंने अभ्यास का नियम, और थर्ड दिया है इन्होंने प्रभाव का नियम। ये कौन सा आपको, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडनेस, इसको बोलते हैं अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, चलिए हम पहले नियम के ऊपर की बात करते हैं कि तत्परता का नियम से क्या मतलब है। तत्पर, तत्पर का मतलब तत्परता। अब अगर मैं इसको इतना करूं, तत्पर, तत्पर का मतलब है हम किसी चीज को सीखने के लिए कितने तत्पर है। जैसे मैंने आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो जब भी तो देखेंगे जब आप उसको देखने के लिए तत्पर है, और जब हम तत्पर होते हैं तभी हमारा अधिगम होता है। ठीक है, और अधिगम अगर हम बात करें कि अधिगम है क्या, अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती है, लेकिन अधिगम है क्या। अधिगम जो होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन को बोलते हैं। ठीक है, या वांछनीय स्थायी परिवर्तन को अधिगम का नाम दिया जाता है, वही उसकी डेफिनेशन होती है। तो हम अधिगम कब करेंगे, जब हम किसी चीज के लिए तत्पर होंगे, सीखने के लिए तत्पर होंगे, एक्टिव होंगे। अगर हमारा मन ही नहीं है किसी काम में तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले बोला कि सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का
तत्पर होना। बच्चा अगर तत्पर है, जैसे थॉर्नडाइक ने कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तत्पर है, मतलब अगर हम किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं तो हम संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर हम उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं हैं तो खीज होंगे। खीज का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, आपको ही पढ़ा रही हूँ, आपको अगर आप उस चीज को काम करने के लिए तत्पर हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। अगर आपका मन नहीं है पढ़ने के लिए, या मैंने कहा किसी बच्चे से या मम्मी बच्चे से कहती है जाओ उस सामान को ले आओ, अगर वो तत्पर है तो वो क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा उस काम को करने के लिए। अगर उसका मन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। उस चिड़चिड़ेपन को ही खीज बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि ये आपको समझ में आया कि थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम में बताया है कि इंसान या बच्चा कार्य करने के लिए कितना तत्पर है, उस कार्य करने को कितना एक्टिव है, तो वो क्या होता है? हमारा तत्परता का नियम होता है। जब बच्चा तत्पर है तो वहां संतुष्टि होगी, जब बच्चा तत्पर नहीं है तो वहां क्या होगी? कि चिड़चिड़ापन होगा। अब शैक्षिक एजुकेशन में इसका क्या महत्व है तो उसको भी जान लेते हैं। बच्चा कार्य करने या अधिगम के लिए रुचि तत्पर है या नहीं है। रुचि उत्पन्न की जाए, बच्चे की बाधाओं को दूर की जाए। मतलब कि ये तो मैंने माना कि बच्चा तत्पर है तो वो तत्परता का नियम है, लेकिन अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, तत्पर नहीं है, तो शैक्षिक उसमें क्या करना चाहिए? हमको ऐसी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जो उसकी बाधाएं, जो उसको तत्पर होने से दूर हो रही है, जो जिससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उन सब चीजों को दूर करते हुए उसको क्या करना चाहिए? बच्चे को तत्पर करना चाहिए, उसकी रुचि को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर तत्परता लानी चाहिए जिससे क्या वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे अधिगम के लिए। क्लियर? तो शैक्षिकता में क्या महत्व है? टीचर को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए क्लास में, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में रुचि लेना शुरू कर दे, सीखने में शुरू कर दे। जैसे अब मैं एक बात आपको कारण मतलब एक एग्जांपल लेती हूँ। क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो बराबर वाला बच्चा है उसको पढ़ने नहीं दे रहा, वो उसको ऐसे मारा। तो बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए कि उन दोनों बच्चों को अलग अलग बिठा देना चाहिए, जिससे उसकी भी बाधा दूर हो गई और वो भी पढ़ाई में दे। अब दोनों क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई पर, दोनों का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होती है कि अधिगम के लिए उसकी रुचि या उसमें उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करना, ये कार्य होता है शिक्षा में। पहला नियम जो यूज होता है स्कूल में ये होता है। सेकंड होता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। बार बार किसी चीज को करने से क्या होता है? उद्दीपन, अनुक्रियाएं। अगर हम कोई चीज बार बार करेंगे तो क्या होगा? वो चीजें हमें प्रॉपर तरीके से आएंगी। एक एग्जांपल सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों? जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा हम परफेक्ट होंगे। जब हम किसी चीज में बार बार किसी चीज क्रिया को दोहराते हैं, वो स्टार्टिंग में खराब होती है लेकिन धीरे धीरे उसमें फिनिशिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक मैं बात करूं, अगर मैंने आज ये सर्कल बनाया है तो ये सर्कल आज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब मैं रोज इसकी प्रैक्टिस करूंगी तो एट लास्ट क्या होगा? ये सर्कल प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा। तो यही क्या होता है? अभ्यास का नियम। यदि किसी कार्य को हम बार बार का मतलब समझ जाइए, लगातार करेंगे, करते रहते हैं तो उसमें उद्दीपन और अनुक्रिया होती है। और क्या होता है? उनके बीच में क्या होता है? संबंध, सहचर्य बना रहता है। अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच में क्या? एक सहचर्य बना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं, जो चीज हमें कम समझ में आती है, हम क्यों कहते हैं मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए? क्योंकि जहां हमने उसे छोड़ा हमारे क्वेश्चन दिमाग से गए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अभ्यास का नियम क्यों जरूरी है? चीजों को समझने के लिए और स्थायी रूप से उसको दिमाग में करने के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे हमारे दिमाग में वो रहे। अब इसमें भी अगर हम अभ्यास की बात करें तो इसमें प्रयोग के दो सिद्धांत बताएं। पहला बताया लॉ ऑफ यूज, दूसरा बताया लॉ ऑफ डिसयूज। अब इन दोनों में क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी बताया, लॉ ऑफ यूज में क्या होता है? हम चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं तो उससे क्या होता है? वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से आ जाती है। लेकिन लॉ ऑफ डिसयूज में क्या होता है? जब हम चीजों को करना छोड़ देते हैं। अब जैसे एक बात, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम छोटे थे तो वर्णमाला ये सब चीजें हमें लर्न थी,
लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को वो लर्न नहीं है, क्योंकि वो हमारे यूज में नहीं है। हम उनका क्या नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। अगर हम अभ्यास करते रहते तो लॉ ऑफ यूज होता, वो चीजें हमें याद होती, लेकिन हमने क्या किया, अभ्यास नहीं किया, लॉ ऑफ डिसयूज किया, तो वो चीजें हमारे दिमाग से निकल गई, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। अब शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक को बच्चे की पढ़ाए गए पाठ या अभ्यास बार बार कराते रहना चाहिए। इसका मतलब कि जब भी हम बच्चे को, जैसे मैंने आज आपको थॉर्नडाइक का नियम बताया, तो मैं बार बार थॉर्नडाइक को क्यों रिवाइज करा रही हूँ? थॉर्नडाइक कहाँ के थे? यूएसए के थे। थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया? बिल्ली पे किया। और थॉर्नडाइक किसको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक जी को जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ कौन पशु मनोविज्ञान के पितामह के नाम से जाना जाता है, उनको भी थॉर्नडाइक। तो मैं बार बार अगर आपको उस चीज को बोलूंगी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इसको सेट हो जाएगा। लेकिन मैंने या आपने उसको एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो वो थोड़े टाइम के लिए हमारे माइंड में सेटल होती हैं। तो हमें ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। शैक्षिक मैथ मतलब क्लास में बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? जो चीज हम पढ़ाते हैं उस पाठ का हमें बार बार अभ्यास कराते रहना चाहिए, उसके बारे में क्लास में चर्चा करनी चाहिए। जैसे आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो नेक्स्ट डे जाकर सबसे पहले मैं वो पूछूं जो मैंने कल पढ़ाया था, तभी तो बच्चे थोड़ा अटेंटिव होंगे कि मैम आके अगले दिन जरूर पूछेगी जो उन्होंने पढ़ाया। क्लास में हमेशा याद रखना, आप इन फ्यूचर कभी भी टीचिंग करेंगे कि क्लास में जाने से पहले एक ऐसा आपका माइंड खुद सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। क्लास में जहां आपको एंटर किए, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है बच्चे खुद लर्न करें। आपको प्रेशर नहीं डालना है, आपको ये नहीं कि पढ़ो, आप उनके दिमाग में उनकी इंटरेस्ट ऐसा जगाओ कि वो आपको देख के खुश हो कि हाँ मैम पढ़ाएंगी। तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। और सबसे पहले जो आपने पढ़ाया पहले तो उसकी चर्चा करो, जो आपने कल पढ़ाया आपको उसका रिवाइज करने के बाद, या बच्चों के दिमाग में एक चीज याद रखना, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए बता दूं कि जब भी हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें पहले बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए उस पढ़ाई का। अब इन्होंने क्या बताया, इसमें प्रयोग के उसमें अभ्यास के सिद्धांत में माहौल क्रिएट हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर को। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से पूछना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में प्रश्न करने चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों को अभ्यास होगा। बार बार आप पूछेंगे तो अभ्यास करेंगे वो। तो यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? अभ्यास का। अब इसके कुछ दोष भी हैं, केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार अभ्यास के बाद भी उनका शैक्षिक स्तर नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, क्लास के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ को हमने जैसे समझाया कि बेटा क्या होता है, थॉर्नडाइक जी यहाँ के थे, थॉर्नडाइक जी ने किया, वो यूएसए के रहने वाले थे, तो बार बार मैंने उनको बताया, उनको वो चीजें लर्न हो गई। लेकिन कुछ बच्चों को वो लर्न नहीं होता, तो उनके लिए हमें दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों को बोलकर जल्दी लर्न होता है, कुछ बच्चों को लिखकर लर्न होता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है आपका थर्ड है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव, इफेक्ट। व्यक्ति के अधिगम के लिए क्रिया तो की है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब बच्चे पे ना हमेशा याद रखना, किसी भी क्रिया के 2 प्रभाव पड़ते हैं, या तो पड़ता है पॉजिटिव या पड़ता है नेगेटिव। अगर बच्चे पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है तो वो अधिगम के लिए और ज्यादा तत्पर होगा। जैसे आपने कोई एक्सरसाइज कराई मैथ की, बच्चे को वो क्वेश्चन जो आपने सिखाया उसका प्रभाव ये पड़ा कि बच्चों को वो फॉर्मूला लर्न हो गया। जैसे x² + y² है, आप आपने इसको खोलना बताया कि इसका फुल फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे इसको यूज होता है। तो जब जिन बच्चों को आ गया तो वो उनमें क्या हो गया, पॉजिटिविटी आई, और जिन बच्चों को नहीं आया उनमें क्या आया, नेगेटिविटी आई। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चलता है कि जो हमने उसको अधिगम कराया, जो हमने उसको क्रिया कराई, उसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव 2 ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर? ये तो थे आपके थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम। मैंने आपको थॉर्नडाइक के कितने नियम बताए प्रमुख? 3। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले नियम के बारे में। पहला क्या है, तत्परता का नियम, कि हम उस कार्य को, व्यक्ति उस कार्य करने के लिए कितना तत्पर है। जैसे मैं आपको वीडियो में कुछ लर्न करा रही हूँ तो सबसे पहले आपको खुद तत्पर होना पड़ेगा सीखने के लिए। सिखाऊंगी तो मैं आपको बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको अटेंटिव होना है सीखने के लिए।
अगर बच्चा जो मैंने पढ़ाया उससे सेटिस्फाइड है तो संतुष्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, चिड़चिड़ा के भाई मुझे इसकी वीडियो नहीं देखनी, मैम की मुझे समझ नहीं आता। तो हमें कोशिश करनी है बच्चे को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है कि बच्चे में अधिगम के लिए एक रुचि, इंटरेस्ट और तत्पर ये देखना जरूरी है कि बच्चे हम जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें नजर रखना चाहिए कि सब बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे, तो वो क्यों जो वर्ड है ना उसको दूर करना है, क्लियर। तो जो उनके इंटरेस्ट है ऐसे तत्परता पैदा करनी है, जो उनकी रुचि में बाधाएं ला रहे उन सब बाधाओं को दूर करना है। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम जब हम बार बार किसी चीज को दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। अगर हमने उसको अभ्यास करना छोड़ देते हैं, अगर अभ्यास करें तो लॉ ऑफ यूज आता है, अभ्यास करना छोड़ देते हैं लॉ ऑफ डिसयूज आता है। इसके बाद वही है कि अगर हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया, सीखने की एक उद्दीपन एक्साइटमेंट बना रहता है, अनुक्रिया का इन दोनों के बीच में संबंध बना रहता है, स्थापित रहता है, सहचर्य बना रहता है, ठीक है। इसके बाद इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि हमें बच्चे को बार बार दोहराना चाहिए जो हम सिखा रहे हैं। मैं आपको दोबारा से क्यों बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सेट होगा, या पहले बार जब मैंने आपको पहले जब एक्सप्लेन किया कुछ चीजें आपके माइंड से स्किप हो गई होंगी, तो जब मैं दोबारा बता रही हूँ तो वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, चर्चा मैं दोबारा इसलिए करूंगी कि मैं आपको क्या करा रही हूँ, अभ्यास करा रही हूँ, जिससे क्या हो वो आपके माइंड में सेट हो जाए। लेकिन कुछ बच्चों को बोल के समझ नहीं आता, देख के समझ आता, वो खुद पढ़ रहे हैं कि केवल अभ्यास पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो उनके माइंड में सेट हो रहा है कि केवल अभ्यास पे नहीं, हमें क्या करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। तो उनका शैक्षिक इस तरीके कुछ बच्चों को देख के समझ में आता है, क्लियर। जिन कुछ बच्चों को पढ़ के बार बार जब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो उनको जब लर्न होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिख लिख के उनको समझ में आता, तो लिख लिख के वो क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं बार बार, जिससे वो उनको लर्न हो जाए अधिगम के लिए। इसके बाद आता है प्रभाव का नियम कि हमने तत्पर भी करा दिया बच्चों को, अभ्यास भी करा दिया, अब उन पर प्रभाव क्या पड़ा, उन्होंने क्या सीखा। अगर उन्होंने सीखा है तो पॉजिटिविटी है, और उन्होंने नहीं सीखा तो नेगेटिव है। तो ये चीज है उसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। इफेक्ट है, एक्सरसाइज है, रेटेस है, ये 3 नियम होते हैं इसके। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के गॉड नियम की। ऐसा नहीं है कि इसके प्रमुख नियम जो है वही इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसके गॉड नियम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा था एक एजुकेशन के पीजीटी के पेपर में और नेट में पूछा था कि बहुप्रतिक्रिया क्या होती है। आप इसके याद रखना, इसके 5 नियम है। पहला है बहुप्रतिक्रिया, दूसरा है आंशिक क्रिया, तीसरा है अभिवृत्ति मनोवृत्ति क्रिया, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति, या तो अभिवृत्ति लिखा होगा या मनोवृत्ति लिखा होगा। चौथा है आपका आत्मीकरण का, पांचवा आपका है सहचर्य परिवर्तन का। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने 5 गॉड नियम के बारे में क्या बताया है। जैसे पहले दिया है ना बहुप्रतिक्रिया, धीरे धीरे हम क्रिया करके सीख जाते हैं। जैसे मैं एक दिन जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जब हम एक मोबाइल खरीदते हैं, फर्स्ट डे हमें नहीं समझ में आता कि इस मोबाइल को कैसे चलाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं हम उसको चलाना सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे चलाना जब सीख जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बहुप्रतिक्रिया। दूसरा एग्जांपल ले लें कि जब हम स्टार्टिंग में लर्निंग करना सीखते हैं या प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हम बोल रहे हैं गलती होगी, लेकिन धीरे धीरे उनमें परफेक्टनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या होगा, वो प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आपका आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया जो हो चलती है हमेशा अंश से पूर्ण की तरफ चलती है। अंश से पूर्ण का मतलब है आपके पास एक किताब है, आप एक एक डेली पेज ही तो पढ़ेंगे, तो एक एक पेज जो है ये क्या है, बुक के अंश हैं, और जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण। तो ये क्या चलती है, आंशिक क्रिया अंश से पूर्ण की तरफ चलती है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपका, अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में पूरा साइकोलॉजी पढ़ लेंगे। आज आपने थॉर्नडाइक पढ़ा है, या इससे पहले आपने कोहलबर्ग पढ़ा है, या आपने सिगमंड फ्राइड पढ़ा है, तो ये क्या है, सिगमंड फ्राइड, कोहलबर्ग, ये क्या है, इसके अंश हैं पूरे साइकोलॉजी के। तो अंश से क्या करेगा, पूर्ण की तरफ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस
लर्न कर लेंगे, या सीडीपी का सिलेबस लर्न कर लेंगे, बाल विकास का, मनोविज्ञान का। तो ये क्रिया चलती है अंश से पूर्ण की तरफ, छोटे छोटे से एक बड़े की तरफ। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। ये दोनों होती है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। जब अगर वही चीज है, अगर हम किसी चीज को सीख करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी में क्या होता है, चीजें सीख ली जाती हैं, तो वहां क्या होगी, अभिवृत्ति कैसी है हमारी, सकारात्मक। और जहां हम चीजों को छोड़ देते हैं, वो हम भूल जाते हैं, वो हम क्या होता है, नकारात्मक। तो ये दो तरीके की होती है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, बोथ आर सेम थिंग। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हिंदी में बोलते हैं पॉजिटिव को सकारात्मक और नेगेटिविटी को बोलते हैं नकारात्मक। क्लियर। इसके बाद आया आपका फोर्थ, आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना, कुछ नई चीजों को पुरानी चीजों के साथ कुछ नई चीजों का संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, आत्मीकरण। इसके बाद है सहचर्य परिवर्तन। सहचर्य परिवर्तन, किसी स्थिति में आपने कोई कार्य किया, ठीक है, आपका इसी का एग्जांपल उठा लेती हूं कि आपका कोई क्वेश्चन आया, वहां आपने इस फॉर्मूले को यूज करा, आपके सामने फिर वही एक क्वेश्चन आ गया, आपने दोबारा इस फॉर्मूले को यूज करा, तो क्या कर रहे हैं आप, सहचर्य परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है कि इस स्थिति में आपने कोई कार्य किया और आपके सामने वही स्थिति दोबारा आ गई, तो आपने फिर वही कार्य किया, तो वो क्या कहलाता है, सहचर्य परिवर्तन। क्लियर है। अगेन मैं आपको एक बार एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि थॉर्नडाइक जी ने 3 नियम दिए हैं प्रमुख और 5 दिए हैं गौड़। गौड़ नियम में पहले प्रमुख की बात कर लेते हैं। प्रमुख में 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयोग का नियम। ठीक। उसके बाद आप अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो, मैं इसको रब कर दूं। पहले मैंने क्या बताया है कि ठीक है, ये है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस। सेकंड है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सी है, थोड़ा सा मैं फंबल करके बनाती हूँ, एक्सरसाइज। और थर्ड है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको इंग्लिश में यही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्परता का नियम, ये हो गया अभ्यास का नियम, ये हो गया आपका प्रभाव का नियम, इफेक्ट। तत्परता में तत्पर रहना जरूरी है, हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है कि बच्चा तत्पर रहे, उसकी बाधा को दूर करना है। अभ्यास में उसे बार बार रॉड लर्निंग नहीं करानी है, लेकिन उसको अभ्यास कराना है, जिससे बच्चे के माइंड में वो चीजें सेट हो जाए, समझ जाए, बच्चा सीख जाए। इसमें 2 होते हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। अगर हम उन चीजों का बार बार यूज कर रहे हैं तो लॉ ऑफ यूज होगा, उनको करके छोड़ देते हैं तो लॉ ऑफ डिसयूज होगा। शैक्षिक महत्व वही है कि बच्चे को बार बार उन चीजों पर चर्चा करती रहनी चाहिए जो हमने उसे सिखाया। जैसे मैं अभी बार बार क्या कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, जिससे आपको अधिगम में समस्या ना आए, उस चीज पर बार बार चर्चा कर रही हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को बोल के समझ आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को जो मैं लिख रही हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी, तो उनके लिए जरूरी है कि बार बार वही अलग तरीके से उनको समझाया जाए। प्रभाव का नियम, मैंने जो ये समझाया इसका आप पे क्या प्रभाव पड़ा, अगर आप सीख गए तो पॉजिटिव है, अगर नहीं सीखे हैं तो नेगेटिव है। ये तो आपके थे कौन से, प्रमुख नियम। इसके बाद आपके थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है। गौड़ नियम भी आपके 5 हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया, जब धीरे धीरे कोई क्रिया करके बच्चा सीख जाता है तो वो क्या होता है, बहुप्रतिक्रिया होता है। आंशिक क्रिया, ये अंश से पूर्ण की तरफ चलती है, छोटे छोटे चीजों को पूरा करते हुए ये पूर्ण की तरफ चलती है। मैंने एग्जांपल आपको दिया, जैसे आप एक सब बुक पूरी नहीं याद करते, एक पेज याद करते हैं, तो क्या चल रहा है, अंश से पूर्ण की तरफ चल रही है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, इसमें क्या होता है, बच्चा सीखता है तो पॉजिटिव है, नहीं सीखता है तो नकारात्मक है। मतलब सकारात्मक या नकारात्मक, बच्चा उसे कर रहा है, सीख रहा है तो पॉजिटिव सकारात्मक होगी, बच्चा उसे छोड़ देता है कार्य करने को तो वो नकारात्मक होगी। आत्मीकरण, जब बच्चा पूर्ण ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके कुछ नया करता है, पुरानी चीजों जो उसको पुरानी नॉलेज है उसके साथ उसको ऐड करके कुछ नया करता है, तो वो आत्मीकरण होगा। सहचर्य परिवर्तन क्या होगा, किसी स्थिति में आपने कोई कार्य किया और दोबारा आपके सामने वही सिचुएशन आ गई, तो आप क्या करेंगे, मैंने उस सिचुएशन में
ये काम किया था, या आपको याद आएगा कि भाई उस टाइम पे तो मैंने ऐसे किया था, तो आप वही दिमाग लगाएंगे, दोबारा वही क्रिया करेंगे, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, साहचर्य परिवर्तन। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी डिसअपॉइंटेड होता है, मैं आपके लिए नई नई चीजें मतलब एक ऐसा तरीका लाती हूँ जिससे आपको समझ में आए, एक एक चीज लिखती हूँ जिससे आपको क्लियर हो, एक एक वर्ड को बार बार यूज करती हूँ जिससे आपको लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसी तरीके से मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। और याद रखना, ये कहाँ के थे, यूएसए के रहने वाले थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हीं को कहा जाता है, थॉर्नडाइक जी को, और थॉर्नडाइक जी को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, भूखी बिल्ली पे, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है इन्होंने। तो ये सब था किसके बारे में, हमारे थॉर्नडाइक जी के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई होंगी तो चीजों को नोट्स बनाना मैंने कहा था आपसे कि शुरू कर दीजिए, आपका एग्जाम आने वाला है, और आगे शेयर भी कीजिए कि दूसरों की हेल्प होगी तो शायद वो लोग भी इन सब चीजों को आराम से सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको चीजों को इजी तरीके से समझाने की, इजी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में मैंने समझा और जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं नहीं चाहती कि आप लोग फेस करें, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी लैंग्वेज में अपना लेक्चर देने का। और इसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि एक बार में सब परफेक्ट हो जाते हैं। आप लर्न करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपकी चीजें भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और चीजों को रटो मत, समझो कि अभ्यास का मतलब क्या है ना, एक्सरसाइज, लर्न करना, किसी चीज को बार बार दोहराना, तत्पर हमें अटेंटिव रहना चाहिए, प्रभाव, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो चीजों को रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप चीजों को समझ के करते हैं तो उसका क्या है, वो हमारे टाइम मतलब माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहती है। रटते हैं तो जहां चीजों को घुमा फिरा के दिया, आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चीजों को रटना नहीं है, समझना है, और समझने के लिए अटेंटिव होना जरूरी है। अगर आपको इस चीज में कोई भी बाधा दिख रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन सब चीजों को दूर करने की। लेकिन आपको क्या करना है, तत्पर रहना है सीखने के लिए। और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेटेड टू द एजुकेशन आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगी आपको रिप्लाई करूंगी। लेकिन सपोर्ट मी, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो उससे ज्यादा मैं आपको सपोर्ट तभी तो कर पाऊंगी। वरना मैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे उसका प्रभाव क्या होगा, मैं पॉजिटिव रहूंगी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी नेगेटिव जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बाधाएं दूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।